गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मंथन टेस्ट सीरीज जो है एनटीएस मंथन, उसका जो पहला टेस्ट है उसके फिजिक्स के डिस्कशन के 2 वीडियो बन रहे हैं। पहला वीडियो बन चुका है और अब दूसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। 25th क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था उसका, जिसको हम दोबारा आपको बता रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 क्वांटिटीज हैं, मेजर्ड क्वांटिटीज हैं। इसमें पहली जो क्वांटिटी का मेजरमेंट हुआ है वो है, उसका नंबर आया 2.745 और दूसरे का जो मेजरमेंट आया है वो 2.735 और हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3 यानी कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 यानी कि हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक रखना है, बाकी छोड़ना है। तो जिस नंबर तक रखना है उसका अगला नंबर देखा जाता है। अगर वो 5 है तो वापस आते हैं और इवन ऑड देखते हैं। अगर वो इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। बाकी देखिए ये और ये हो गया आंसर। अब इसको देखिए, इसको हमें यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ भी अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर 5 है तो वापस आएंगे, इवन ऑड देखेंगे और अगर ऑड है तो एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 3 को 4 कर देंगे और बाकी सब वैसे ही रहेगा, आगे छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने में ये आया और इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने में भी वही आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? 4th। बात समझ में आ गई है बच्चों? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of physical quantity does not have same dimension? किस पेयर की डायमेंशन सेम नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन ml 2t-2 होती है, लेकिन डायमेंशन बराबर होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन भी बराबर होती है। जैसे आप प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालें तो E = h न्यू एनर्जी है, तो ml 2t-2 h और 1/t। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आती है ml 2t-1। ठीक है ना। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम, जिसको mvr से फार्मूलेट किया जाता है, तो ये m और वेलोसिटी lt-1 और ये l, तो ये आ गया m l 2t-1, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है, लेकिन टेंशन और सरफेस टेंशन की डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि टेंशन एक प्रकार का फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन mlt-2। ठीक है ना। जबकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि mlt-2 अपॉन l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा mt-2। तो देखिए टेंशन और सरफेस टेंशन की डायमेंशन सेम नहीं है, तो यही आपका सही आंसर है। जबकि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन भी सेम होती है, क्योंकि इम्पल्स = होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? मोमेंटम मतलब mv और m मतलब m और ये lt-1 वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो इम्पल्स की डायमेंशन मोमेंटम के बिल्कुल बराबर होगी mlt-1। कहने का मतलब है कि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन भी सेम होती है। कहने का मतलब ये है कि टेंशन और सरफेस टेंशन की डायमेंशन सेम नहीं होती है, क्योंकि टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है। Momentum P, area A, time T are taken to be fundamental quantities, then energy has the dimension formula। एनर्जी को हमें मोमेंटम, एरिया और टाइम से रिलेट करना है। तो आइए हम लोग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम की पावर a कर लें और एरिया की पावर b और टाइम की पावर c करके सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया है, इक्वेशन नंबर a। और एनर्जी की डायमेंशन ml 2t-2 प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम की डायमेंशन mlt-1 पावर a है
और एरिया की डायमेंशन l की पावर 2 पावर b है, और टाइम की डायमेंशन t और पावर c है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने जब m की पावर को कलेक्ट किया तो m की पावर a और बस, और l की पावर में a प्लस 2b, जबकि हाँ l की पावर यहाँ पर a और यहाँ पर 2b, जबकि t की पावर देखें तो माइनस a प्लस c। और अब LHS को RHS से कंपेयर करें तो आपको पहले ही मिल जाता है m की पावर 1 और m की पावर a। इस तरीके से पहला रिजल्ट मिल जाता है a इज इक्वल टू 1। तो हमने l की पावर को कैलकुलेट किया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1 रखें, इज इक्वल टू 2, सो 2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/2। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तीसरा रिजल्ट हमको t की पावर कंपेयर से मिलेगा, माइनस a प्लस c, t की पावर कितनी है यहाँ पर, इज इक्वल टू -2, और a की वैल्यू 1 रखें, c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2 प्लस 1 यानी कि -1। यानी कि इन चीज़ों को अगर हम इक्वेशन ए में रख दें तो हमारा रिजल्ट बना एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p की पावर a मतलब 1, एरिया की पावर b मतलब 1/2, और टाइम की पावर c मतलब -1। तो ऑप्शन चेक करिए, t a की पावर 1/2, t की पावर -1, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, तो प्लेन एंगल थीटा, इसकी डायमेंशन डिग्री या रेडियन होती है ना, जबकि सॉलिड एंगल ओमेगा जिसकी डायमेंशन स्टेरेडियन होती है, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं दी गई है। यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन इनकी नहीं होती है, क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, एंगल की डायमेंशन होती ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इनमें यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपने बात समझ ली है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों में यूनिट तो होती है, लेकिन ब्रिटिश ब्यूरो ने अभी तक इनको कोई डायमेंशन नहीं दी है। हालांकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं लेकिन इनको डायमेंशन नहीं दी गई है। 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनमें से 7 को डायमेंशन दी गई है और 2 को नहीं दी गई। जिनको दी गई है वो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है ना, और फिर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों को अभी तक कोई डायमेंशन नहीं दी गई है। ये दोनों क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। अब आ जाइए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। लेंथ दी गई है आपकी 55.3 मीटर और ब्रेथ दी गई है 25 मीटर, और इसको एरिया को हमें प्रॉपरली राउंड ऑफ करके लिखना है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है 55.5 और ब्रेथ है 25। आप इसे कैलकुलेट करिए और फिर इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर राउंड ऑफ करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया तो आया 1382.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? देखिए, लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ब्रेथ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रिजल्ट में मिनिमम होने चाहिए, मतलब 2 होने चाहिए। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, यानी कि हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 3 के आगे देखो ये 8 है और 8 5 से बड़ा है। तो जब अगला नंबर 5 से बड़ा होता है, 5 से ग्रेटर होता है, तो वापस आते हैं और 1 बढ़ा देते हैं। तो 3 का कर देंगे 4 और 1, फिर 0 0 और 0.0। राउंड ऑफ करना जानते हैं ना?
हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यानी कि हमें यहाँ तक रखना है, बाकी सब हमको हटाना है। हमने अगला नंबर देखा, अगला नंबर क्योंकि 5 से ग्रेटर है, 8 है, 5 से ग्रेटर, तो वापस आएंगे और 1 बढ़ाएंगे, तो 3 बढ़कर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 0 0 और पॉइंट 0। अब ये सब जीरो हमको हटाने को हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो 14 इंटू 10⁻², है ना, ऐसे लिख देंगे। और ये 0 दशमलव के बाद का है तो इसको हम ऐसे ही गिरा देंगे। लेकिन ये दो 0 दशमलव के पहले के हैं तो इनको हम ऐसे गिरा नहीं सकते हैं, तो इनको हम 10⁻में राइज कर देंगे। जो 0 दशमलव के बाद के होते हैं, राउंड ऑफ करने के बाद जो 0 दशमलव के बाद के होते हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और जो 0 दशमलव के पहले होते हैं उनको 10⁻ में राइज करके लिखते हैं, क्योंकि इस 0 को तो हम गिरा सकते हैं लेकिन इन दोनों को हम गिरा नहीं सकते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। देखिए, राउंड ऑफ करना जरूर सीख लीजिएगा, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है राउंड ऑफ करने के रूल्स में तो मुझसे मिलकर आप एक बार सीख लीजिए कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको उसके 4 रूल हैं, चारों बता दूंगा। फिलहाल क्योंकि मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए पहले मुझे ये काम कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 रहेगा, ठीक है ना, ml के ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा 2, ठीक है ना। ये हाँ, ये -2 जो लिखा हुआ है वो 2 है एक्चुअली। और ये सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन है। कैसे करेंगे? सेल्फ L di/dt, ये इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है। और ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज L di/dt, ये L सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको मैंने स्पेशली स्टार लगा दिया है। वर्क की डायमेंशन ml2t-2, और क्यू की डायमेंशन AT = L, स्टार लगा हुआ है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ भी L है और यहाँ भी L है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये लेंथ वाला L है और ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन आएगी ml2t-2, और जब ये A नीचे आएगा तो A2 आ जाएगा। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा ml2t-2A-2, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? सेल्फ इंडक्टेंस। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक परमेबिलिटी या इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ये कोई भी नहीं होगा। तो ये जो ऊपर डायमेंशन है वो किसकी है? सेल्फ इंडक्टेंस की है। और ध्यान रखिएगा, जो डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस की होती है वही डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी होती है। By rotation of 20 cycle, screw of screw gauge moved by 2 mm। तो इसकी पिच बतानी है। तो पिच का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय पेंच बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। कितना मूव किया है बोलो? 2 मिलीमीटर। और कितने चक्कर में? 20 चक्कर में। नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये आया 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। पिच निकालना था, ये आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। पिच का फार्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय पेच अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, है ना। E and G respectively denote energy and gravitational constant। then E और G का रेशियो, डायमेंशन का रेशियो क्या होगा? तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं तो F = G m1m2/r²। इस प्रकार से G की डायमेंशन Fr² m1 m2, F की डायमेंशन mlt-2 r² यानी कि l⁻², और ये हो गया m विद m, तो एक m से m कैंसिल हो गया, ये m ऊपर जाएगा तो m-1 l3t-2।
m-1 L3 t-2। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो E/G = m L2 t-2 अपॉन m-1 L3 t-2। तो ये कैंसिल हो गया और m ऊपर गया तो m की पावर 2 बन गया और l नीचे बच गया। ये देखिए L2 है, ये L3 है, तो L नीचे बच गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो m2 L-1 आसानी से सॉल्व हो गया। m2 L-1 t नहीं है, मतलब t की पावर 0। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099? तो 9.99 में हमको 0.0099 माइनस करना है। ठीक है ना, तो माइनस करना है, चलिए यहाँ 0 कर लीजिए। 10 में 9 गया तो क्या 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 8, 9.9। अब देखिए यहाँ पर माइनस किया है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक हैं और हमें मिनिमम रखने होंगे, तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक तक रखना है, बाकी हमको छोड़ना है। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा, इसको हमें 8 को राउंड ऑफ करना होगा। उसका अगला नंबर देखा, अगला नंबर लेस देन 5 है तो वापस आ जाएंगे और वैसे ही छोड़ देंगे, तो 8 ही रहेगा, ये 9 और ये 9, तो ये रिजल्ट आ गया 9.98 मीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 9.98 मीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई है। जब हम चीज़ों को जोड़ते या घटाते हैं तो मिनिमम डेसिमल नंबर को आधार बनाते हैं, और जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को आधार बनाते हैं। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का एक कोई फार्मूला बता दीजिए। हीट फ्लोड पर सेकेंड इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है रॉड का और डेल्टा एक्स इसकी लंबाई है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये है हीट फ्लोड पर सेकेंड। ये थर्मल कंडक्शन में पढ़ाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर θ1, यहाँ का टेम्परेचर θ2 और ये लंबाई डेल्टा एक्स और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया A, और यहाँ से हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जो पर सेकंड जो हीट फ्लो करती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये लिखा हुआ है जूल पर सेकंड यानी कि वॉट इक्वल टू K, ये लिखा है मीटर स्क्वायर और ये है केल्विन और ये है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो वॉट इक्वल टू ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ये स्टार लगा दिया है थर्मल कंडक्टिविटी और m ऊपर बचेगा और ये K फॉर टेम्परेचर, ये डायमेंशन है और ये थर्मल कंडक्टिविटी 2 के आ गए, इसलिए इसके पर हमने स्टार लगा दिया है क्योंकि दिस रिप्रेजेंट द थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रकार से के स्टार की डायमेंशन हो गई वॉट अपॉन मीटर केल्विन, यानी कि वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, बिल्कुल आने लायक सवाल है। वॉट मीटर नो वॉट मीटर इनवर्स के इनवर्स, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई होगी। जूल पर सेकेंड जिसको हम लोग वॉट कहते हैं, ये है थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट हमको लिखनी है। ठीक है ना, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है टेम्परेचर डिफरेंस और ये है लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये जूल पर सेकेंड वॉट है, ये इसकी यूनिट हमें बतानी है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और ये मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, इस प्रकार से K के साथ में मीटर और केल्विन बच गया जो नीचे आ गए और नीचे से जब ऊपर गए तो इन्वर्स हो गए। तो ये सोल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। The dimensions of universal gravitational constant are, इसकी डायमेंशन हम लोग अभी पहले भी निकाल चुके हैं।
जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 और mlt माइनस 2 और r की पावर 2 यानी कि L2 और m एंड m, तो एक m से एक m कैंसिल होगा, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l की पावर 3 और l की पावर 3 और t की पावर -2 हो गया। आसानी से हो गया। फार्मूला लगाइए। g की डायमेंशन फाइंड करनी है तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f की डायमेंशन लिखिए, r स्क्वायर की डायमेंशन मास और मास की डायमेंशन, एक मास से मास, एक m से m कट गया, m ऊपर गया तो इनवर्स हो गया, L3 हो गया, t की पावर -2 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इम्पल्स की डायमेंशन भी हम लोगों ने अभी पेपर में देखी है। इम्पल्स जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है, ये देखिए चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया mv2 माइनस mv1 यानी कि mv2 माइनस v1, m डेल्टा v, m डेल्टा v मास m और डेल्टा v मतलब LT-1, तो MLT-1 बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लांक कांस्टेंट E is equal to h nu, so h is equal to E upon nu। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/t। तो जब ये t ऊपर जाएगा तो ml2 t-2 के साथ में t आ जाएगा, यानी कि ml2 t-1। कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और जो डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट की होती है वही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की भी होती है। Period of body under SHM is represented by pressure, density, surface tension। तो हमें ये फाइंड करना है कि A, B, C की वैल्यूज क्या होंगी। आइए, ये है टाइम, प्रेशर की पावर A, डेंसिटी की पावर B और सरफेस टेंशन की पावर C, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा m0 L0 T इज इक्वल टू प्रेशर ml-1 T-2 की पावर A और डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर B और सरफेस टेंशन की डायमेंशन पता है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि mLT-2 अपॉन L से L कैंसिल करेंगे तो MT-2 ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिखिए, MT-2 होल टू द पावर C, ठीक है। अब हम पावर कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। m0 L0 T, m की पावर कलेक्ट करिए, m की पावर A प्लस B प्लस C, यहाँ से देखिए A B और ये m की पावर C। अब L की पावर कलेक्ट करिए तो -3B, ठीक है ना। यहाँ पे कोई L नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब T की पावर कलेक्ट करिए तो T की पावर -2A -3B -2C, ठीक है ना। ये हो गया तीनों की पावर, M की पावर, L की पावर, T की पावर। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करिए तो m की पावर कंपेयर किया तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 आया। तो L की पावर को हमने कंपेयर किया तो -A -3B इज इक्वल टू भी 0 आया। और यहाँ से हमको मिला A
प्लस 3b इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस का 3b। ओके, जब हमने t की पावर को कंपेयर किया, यहाँ पर t की पावर ये लिखी हुई है, यहाँ पर t की पावर 1 है, ठीक है ना, यानी कि माइनस का 2a माइनस का 3b माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। तो ये हमें 3 रिजल्ट मिले और अब हमें इन तीनों रिजल्ट से a b c के मान निकालने हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस 3b, ये लिखा हुआ है इन इक्वेशन 1 एंड 3। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 3 है और ये हमारा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू जो है उसको हम 1 और 3 में अगर रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखिए, a इज इक्वल टू 3b 1 में रखिए, तो 3b प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जब 3 में रखेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 3b माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। पावर को कंपेयर किया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो a की वैल्यू को हम थर्ड में रखने जा रहे हैं, तो a की वैल्यू माइनस 3b रख दिया यहाँ पर, और ये है माइनस 3b और माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो ये 6b हो गया। t की पावर यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। देखिए t की पावर यहाँ है तो लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है तो ये टर्म नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस 2c, ठीक है ना। t की पावर यहाँ नहीं है इसलिए t की पावर में b कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लिया जाए, माइनस का 2a और माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। और अब a की वैल्यू 3b हमने 1 में रख दी है और अब हम 3 में भी रखने जा रहे हैं। तो जब 3 में रखेंगे, कहाँ गया, ये है, तो माइनस का 2, a की वैल्यू माइनस का 3b और माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। तो वी गेट 6b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फोर्थ रिजल्ट और ये हमारा फिफ्थ रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब हमें 4 और 5th को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करके और 5th इक्वेशन से ऐड कर देंगे। तो जब 4 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 और 5th को हमने ऐसे ही रख दिया, 6b माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा प्लस का c इज इक्वल टू 1। तो c का मान 1 आ गया और c का मान 1 सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए। बाकी c का मान आप इक्वेशन 1 या 3 में रखेंगे तो आपको a का मान और b का मान मिल जाएगा। जैसे कि c का मान हम 3 में रख रहे हैं, पुट c इन 3, तो 3 में अगर हम रख रहे हैं तो माइनस का 2a माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस का 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये देखिए माइनस का 3/2। इसी प्रकार से a और c का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये हमने c निकाल के और a निकाल के ये कंफर्म कर दिया कि ऑप्शन 1 ही सही होगा, ठीक है ना। ये सवाल ऐसा सवाल है जो एग्जाम टेस्ट देते समय छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनती हैं
और इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसे जो भी सवाल होते हैं एग्जाम में उनको एग्जाम में छोड़ दिया करिए। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं तो अच्छी बात है, उससे आपका डायमेंशन का नॉलेज पक्का होता रहेगा। लेकिन टेस्ट देते समय, एग्जाम देते समय इस सवाल को हैंडल नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि वेलोसिटी AT प्लस BT स्क्वायर है किसी पार्टिकल की, हमें B की डायमेंशन फाइंड करनी है। आप तो जानते हैं कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी और वही डायमेंशन V की भी होगी, यानी कि V की डायमेंशन BT स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये है LT माइनस 1 इज इक्वल टू B और ये T की पावर 2। सो B की डायमेंशन LT माइनस 1 अपॉन T की पावर 2, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया और ऊपर जाएगा तो नीचे वाला 2 माइनस 2 बन जाएगा। नीचे वाला T की पावर 2 ऊपर जाकर माइनस 2 बन जाएगा, तो ये LT माइनस 3 पावर L की पावर 1 T की पावर माइनस 3। तो आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन T, यानी कि T इनवर्स, ठीक है ना। M0 L गलत हो गया, M0 L0 T माइनस 1 सही हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। तो आसान है बिल्कुल। Which of the following physical quantities has unit but no dimension? यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। एंगल थीटा में यूनिट होती है रेडियन, लेकिन एंगल की अभी तक कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, डायमेंशन अभी तक नहीं मानी गई है। स्ट्रेन में ना कोई यूनिट होती है ना डायमेंशन, रिलेटिव डेंसिटी में नो यूनिट नो डायमेंशन, रिलेटिव है तो यूनिट, रिलेटिव वेलोसिटी में यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होती है। इसमें ना यूनिट है ना डायमेंशन है, इसमें भी ना यूनिट है ना डायमेंशन है। रिलेटिव वेलोसिटी एक प्रकार की वेलोसिटी होती है जिसमें यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होती है, लेकिन एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूनिट तो होती है रेडियन या डिग्री और डायमेंशन नहीं होती है। तो ये सवाल अच्छा सवाल है। Which of the following physical quantity has neither unit nor dimension? ना यूनिट है ना डायमेंशन है। एनर्जी में यूनिट डायमेंशन दोनों है, इसमें यूनिट है डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी में यूनिट और डायमेंशन दोनों हैं। और रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव डेंसिटी weight of the body in air minus weight of the body in water upon weight of the body in air। तो ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन, तो न्यूटन अपॉन न्यूटन देखिए हो गया 1, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो आंसर कौन सा होगा? ये और ये नहीं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में यूनिट हो सकती है। मे हैव यूनिट, देखें जैसे एंगल की बात करें तो एंगल की यूनिट तो होती है डिग्री या रेडियन, यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन 1 मतलब डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी हो गई? हाँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में यूनिट हो सकती है। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी में यूनिट हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में समझाया कि एंगल में डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन एंगल में यूनिट होती है, ठीक है। Which of the following pairs of physical quantities have same dimension? सेम डायमेंशन, फोर्स और पावर कभी नहीं, इनकी डायमेंशन कभी सेम नहीं होती। टॉर्क एंड एनर्जी तो आपको पता होगा, वर्क, एनर्जी और टॉर्क इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, mL2T - 2, ठीक है ना। तो ये हो गया सेम डायमेंशन वाला पेयर। टॉर्क और पावर ना कभी डायमेंशन सेम नहीं, फोर्स और टॉर्क कभी सेम नहीं होगा। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू
पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ, तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन जैसा कि आपको मालूम है कि mL2t-1, और जबकि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन mvr यानी कि mLt-1 और r डायमेंशन l, तो mL2t-1, ठीक है ना। तो किसके बराबर हो गई? एंगुलर मोमेंटम के बराबर। प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके सिमिलर है? एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर है। तो आसान सवाल है। कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस -x-3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि फैक्टर मेथड से सॉल्व होती है या फिर धराचार मेथड से सॉल्व होती है। यहाँ पर फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए धराचार मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो x² के बगल में जो नंबर होता है वो a होता है, x के बगल वाला नंबर b होता है और ये कांस्टेंट नंबर c होता है। तो अब आप धराचार लगा दीजिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो -b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 अपॉन 2 और a की वैल्यू 2। So we get 1 plus minus under root 1 plus 24 by 4. So we get 1 plus minus 5 by 4, है ना। ये 24 plus 1 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 1 plus minus 5 by 4, ठीक है ना। तो रिजल्ट कौन से आने वाले हैं? पहला रिजल्ट आएगा 1 प्लस 5 बाई 4 और दूसरा रिजल्ट आएगा 1 माइनस 5 बाई 4, 6 बाई 4 यानी कि आप कह सकते हैं 3 बाई 2, और यहाँ पर -4 बाई 4 तो आप कह सकते हैं माइनस का 1। तो x के दो मान आएंगे क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन के दो मान आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3/2 और -1, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस t -1/2 और हमें फाइंड करना है dx बाई dt। ये हमको फाइंड करने को कहा गया, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है ना। तो डिफरेंशिएट करिए, पावर आगे आ जाती है और पावर जो भी है उसमें -1 हो जाता है। t का t के रिस्पेक्ट में 1 और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, और जब कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता तो उसमें कोई रेट ऑफ चेंज भी नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 3/2 t की पावर 1/2 प्लस 1, और हम कह सकते हैं 3/2 अंडर रूट t प्लस 1। तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3/2 अंडर रूट t प्लस 1 ये हो गया। देखिए ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका क्वेश्चन है। ये एक सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इनफाइनाइट। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये जीपी है, क्योंकि देखिए 1 में 1/2 का गुणा किया तो ये आ गया, फिर 1/2 का गुणा किया तो ये आ गया, फिर 1/2 का गुणा किया तो ये आ गया, फिर 1/2 का गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका ये ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जीपी कहते हैं इसको। इसका पहला टर्म a माना जाता है जो कि 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है बताइए? 1/2, क्योंकि हम 1/2 का मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आ रहा है, तो इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। तो अनंत पदों का जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस r। a/1 माइनस r यानी कि 1/1 माइनस 1/2। सो वी कैन से दैट 1/1/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो रिजल्ट आएगा 2, ठीक है ना।
तो ये भी एक अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यूज आपको सेंटर ऑफ मास में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अंत में आखिरी लाइन में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी और आपको इस फार्मूले से उसका आंसर कर देना है। ए पहला टर्म होता है और जो आर होता है वो टर्म होता है जिसका गुणा, वो अंक होता है जिसका गुणा करके अगला नंबर आता है। तो यहाँ पर 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इस प्रकार की सीरीज को हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसके अनंत पदों का योग a/1 - r होता है। a फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है। टू π/15 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपका डिग्री। ठीक है, तो हमने जब 15 से 180 को काटा तो ये आ गया 1/2, यानी कि 2π × 12/π। तो π से π भी कैंसिल हो गया, तो 2 × 12 यानी कि 24 डिग्री। आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x² / 9 और v² / 25। तो जैसा कि ये एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है और ये इक्वेशन उसी के सिमिलर है, तो जब कंपेयर करेंगे तो a² = 9 यानी कि a = 3, ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस, छोटा है ना, सेमी माइनर, और b² = 25 यानी कि b = 5, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। ये एक एलिप्स है जिसमें अगर हम यहाँ पर x और यहाँ पर v रखें तो ये एलिप्स ऐसा बनेगा, ये देखिए, ठीक है ना। ये हो गया सेमी माइनर और ये हो गया सेमी मेजर। सेमी मतलब आधा, बड़े वाले का आधा 5 है और छोटे वाले का आधा 3 है। सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस। तो ये आपका मंथन का जो पहला टेस्ट था वो पूरी तरह से वीडियो लेक्चर उसका बन चुका है। आप इसको प्रॉपरली देख लीजिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे हों उनको जरूर 2 बार देख लीजिए और उनको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए और अगले पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पहला पेपर था, क्वेश्चन सिंपल दिए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको तैयारी करने का समय कम मिला होगा। अब अगला पेपर 18 को है, आपको तैयारी करने का प्रॉपर टाइम मिल रहा है, तो आप उसको प्रॉपरली शेड्यूल देखकर, टॉपिक देखकर अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे अगला पेपर आपका बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है।